जो लास्ट मैंने रीजनिंग के ना कुछ वीडियो आपको सेंड किया है। आप उन वीडियो से ना, या जो भी वीडियो आप देखोगे ना, उसको स्पीड बढ़ा के देखना। सेटिंग में जाके स्पीड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और रीजनिंग मुझे इतना फंसने वाला लग नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी कोई रीजनिंग में ऐसा नहीं था जिसका कोई ऐसा हो गया कि कट ऑफ नहीं कर पाया। तो रीजनिंग टफ नहीं आएगा। रीजनिंग तो सेम ही आता है, एक पजल यदि कुछ आपको फंसा दे तो फंसा दे। फिर भी उसका वीडियो सेंड कर दिया, उसको 2x करके देख लेना, और जहां यदि कहीं आपको लगे कि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी डेज है अपने पास। लेकिन जीके में ना बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों का जीके ही क्वालि मतलब कट ऑफ ही पार नहीं हो पाया था। जीके धीरे धीरे ना टफनेस की तरफ जा रहा है। इस बात से सब अग्री हैं? तो जीके जो है ना, इसको मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा थोड़ा अभी इस टाइम देना चाहिए, है ना, टाइम। और रीजनिंग में आप नहीं फंसेंगे, होपफुली नहीं फंसेंगे। फिर भी मैं आपको एक ब्लड वाला जो है, ब्लड रिलेशन वाला, एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला, ये मैं फिर भी करवा दूंगा। वैसे मैंने आपको वीडियो आपके ग्रुप में डाल भी दिया है, ठीक है। अच्छा, देखो, जीके में जो क्वेश्चन आ रहा है, आपने यदि जीके के पेपर लास्ट ईयर्स के देखे हों, जीके का जो सेक्शन है 50 क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक तो सीआईएसएफ एक्ट वगैरह से जो है वो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है बायोलॉजी से, बायो से, जीव विज्ञान से, साइंस से, ठीक है ना। जिसमें से क्वेश्चन कहां से आ रहा है, एक तो डिजीज, बीमारी वगैरह से, डिजीज से, ठीक है। इन्वेंशन से, खोज से, इन्वेंशन, खोज, ठीक है। बॉडी पार्ट से, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से, बॉडी पार्ट कि हार्ट के 4 चैम्बर क्यों होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, लास्ट ईयर था। तो एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, बॉडी पार्ट, अंग जो हमारे हैं बॉडी के, उस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो वो अपन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये डिजीज है, डिफरेंट से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है। तो कौन सा डिजीज वायरस से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, तो वो आ रहा है, वो कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन आ रहा है न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन, तो वो बॉडी पार्ट में ही हम कर लेंगे। मतलब डिफरेंट जो हमें हमारे भोज्य पदार्थ में डिफरेंट चीजें होती हैं, न्यूट्रिशन होता है, वो क्या क्या होता है, और उसकी कमी से क्या डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को यदि हम कर लेंगे तो हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यदि हम केमिस्ट्री से देखें, तो केमिस्ट्री से ना कुछ कुछ चीजें जो है, जो अभी 19 से लेके 21 तक के एग्जाम में आया है, जैसे शुष्क सेल, क्या कहते हैं आपका CO2, सॉलिड CO2 जो अग्निशामक यंत्रों में लगाया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में, तो इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो उसका मतलब इन सब से ना हम जहां जहां से मेन क्वेश्चन फंस सकते हैं, और हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन उन चीजों को हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एकदम डीप डाउन तो नहीं कर पाएंगे। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बहुत प्रोबेबल है, वो चीज़ों को हम लोग इसमें कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हिस्ट्री पे आओगे यदि आप, हिस्ट्री पे मतलब ये पूरे साइंस का ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, विज्ञान से पूरा हिस्ट्री। तो इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। लेकिन री एग्जाम वाले में, 19 के री एग्जाम वाले में था, ठीक है। तो यदि हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है ना, तो जनरली कहां से आ जाता है, किसी स्थान, प्लेस, है ना, इन सब से आ जाता है कि ये स्थान कहाँ है, ये स्थान कहाँ है। जो बुक्स लिखे गए हैं पुराने टाइम में, जैसे अकबरनामा किसने लिखा, बाबरनामा किसने लिखा, तबले का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था, छाप तिलक, जो ये गीत है, कवाली है, ये किसने लिखा है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम देख लेंगे। मतलब हम ऐसे जैसे हम लोग हिस्ट्री में ऐसे पढ़ते हैं जैसे CPO वगैरह के लिए,
तो क्या करते हैं, एक एक वंश को पढ़ते हैं, एक एक चीज उसके, एक एक फाइटर के बारे में, एक एक किंग के बारे में, कहाँ कौन सा युद्ध हुआ वो सारा। ठीक है, तो हम उतना डीप में ना जाके स्थान, बुक और जो डिफरेंट बैटल्स हुए युद्ध, ठीक है ना, वो देख लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है हिस्ट्री से, बहुत कम। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है, हर साल आया है ज्योग्राफी से, ठीक है ना, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो भूगोल से क्वेश्चन जो आया है, देखो कहां कहां से आ रहा है क्वेश्चन। एक तो जितना भी ये समुद्र वमुद्र पे क्वेश्चन होता है सारा आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सारा जितना भी वाटर बॉडीज है, मतलब समुद्र है चाहे झील है, कौन कहाँ है वो कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग, तो ये तो वाटर बॉडी के ऊपर हो गया। ठीक है, उसके बाद पर्वत श्रृंखला के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो हम लोग पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो भी क्वेश्चन हमें दिखेगा माउंटेन्स के ऊपर, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नदियों के ऊपर क्वेश्चन आया कि इस नदी का उद्गम कहाँ है, इस नदी का उद्गम है, ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं, तो वो वाटर में ही आ गया, वाटर बॉडीज में, कि नदियों का उद्गम कहाँ है, क्या है, कौन सा झील कहाँ है, कौन सा प्रपात कहाँ है। ठीक है, अच्छा, इसके इसके बाद, तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया। अच्छा, पॉलिटी से कहां से क्वेश्चन आया है आप देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी से, ठीक है ना, भारतीय राजनीतिक शास्त्र से, या फिर इंडियन पॉलिटी से यदि हम कहें, तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन ही आया है। ठीक है ना, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन ही आया है, दूसरा कुछ नहीं आया। तो संविधान के जो डिफरेंट फीचर्स हैं हम वो कर लेंगे, कुछ कुछ चीजें, जैसे राष्ट्रपति कब अपॉइंट होता है, कितना कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, एक तो ये मतलब कि, तो कार्यकाल डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहां से क्वेश्चन डिफरेंट आर्टिकल जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उन पे आया है, तो हम उन अनुच्छेद आर्टिकल्स को कर लेंगे, अनुच्छेद। ठीक है, अच्छा, इस पे ना एक अभी बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, लद्दाख वाला, कि उसको स्टेट हुड, मतलब स्टेट का उपाधि वो मांग रहे हैं वो लोग, कि हमें स्टेट बनाओ, और वो क्यों स्टेट इंडियन गवर्नमेंट नहीं बना रही है। तो यूटी और स्टेट जो है ना, यूटी और कंप्लीट स्टेट में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे बनाई जा सकती हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है ना, ये न्यूज़ आपने सुना होगा, लद्दाख में सोनम वांगचुक करके हैं, है ना, वो वहाँ से वो भी थे, चुने हुए सांसद भी थे, लेकिन फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया और अब ये समय लगे हुए हैं। खैर, तो इंडियन पॉलिटी हो गया, और उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ जाओ करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर से पहले एक बार ना हम उस पर आते हैं थोड़ा, भारतीय जो है अपनी संस्कृति के ऊपर। ठीक है, तो संस्कृति में एक तो डांस से क्वेश्चन आया है, आप देखोगे, सॉन्ग से, डांस से आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा डांस कहाँ का है, कौन सा सॉन्ग कहाँ का है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, डांस सॉन्ग, ठीक है ना। इसके बाद करंट अफेयर पे हम लोग जो है ना, गेम्स, गेम्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी आया, हमेशा आएगा। ठीक है, जितने भी प्राइज है, जितनी भी प्राइज हैं, उन, वो कौन सा प्राइज किसको दिया गया, जैसे सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिसी से, पॉलिसी भारतीय जो भी नीति बनाई जाती है डिफरेंट, उन नीतियों पे क्वेश्चन जो है वो रहता है। ठीक है ना, तो इन चीज को हम यदि कवर कर लेंगे, तो होपफुली हम लोग 35 नंबर जो है ना, जो मैं कह रहा हूं कि 35 नंबर तो आने चाहिए कम से कम, तो वो 35 नंबर अपने उसमें आ जाएगा। बाकी मैंने आपको जो कहा है कि आप भी अपनी तरफ से, क्योंकि ये ना वास्ट है, जीके का एरिया, करंट अफेयर का एरिया वास्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप भी, कोई भी एक प्रतियोगिता दर्पण है या कोई भी है, उसका पूरे ईयरली का ना अभी मार्केट में मिल जाएगा आपको। आप भी एक बार किस उनसे ना गो थ्रू हो जाइए, ये वीडियो तो कीजिए ही, क्योंकि इसमें सब हम सारा इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं। कोई यदि मेरे से छूट जाता है, तो वो आपको ना वहां पे, जैसे मुझे लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप पढ़ गए और वो आ गया क्वेश्चन, है ना, तो अपने लिए फायदा फायदा रहेगा। ठीक है, तो उससे आप भी एक बार अपनी तरफ से गो थ्रू जरूर हो। आप ये कर सकते हो कि इन मैगजीन्स को आप खरीद के अभी रख लो, और जब आप एग्जाम देने के लिए सेंटर पे जाओगे, है ना, तो जो ट्रेन का टाइम होगा, ट्रेन में जो आप सबने अपना भाई बुकिंग ढंग से अभी पहले ही करवा लेना, तो
उस उसमें उस दौरान ट्रांस जब आप जा रहे होंगे उस दौरान जो है ना, उस 2 दिन या 2 रात जो भी आप इधर उधर जाएंगे उसमें आप जो है ना उसको पढ़ लेना। अभी उस पर टाइम मत लगाना, क्योंकि अभी तो मैथ्स रीजनिंग ये सब सब आपको वो करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये अभी हम लोग जीके मेन चीजें तो कर ही रहे हैं, तो आप उस टाइम यूज कर सकते हो, ट्रेन वगैरह में पढ़ सकते हो। एग्जाम सेंटर पे भी बैठ के थोड़ा पलट लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है ना, तो चीजें वो दिमाग में रह जाएगा। चलो, तो ये बातें क्लियर है, तो हम लोग बढ़े आगे। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो पहले पूछ लो। ठीक है, तो हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं, बायो से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑफिस कहाँ है, इसका ऑफिस कहाँ है, उसका कार्यालय कहाँ है, फिर किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, सब क्या है, ये सबको हम ये ऑनलाइन में क्या डिस्कस करके फायदा, तो उसका मैं आपको बना हुआ जो है ना आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उसको उससे एक बार गो थ्रू हो जाना, वो याद रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी में एक चीज और, जितने भी ये रेखाएं हैं, चाहे भूमध्य रेखा हो, चाहे क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा है, और 23.5 नॉर्थ पे क्या कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तो इन सब से इन सब के आसपास के प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी थोड़ा हम लोग गो थ्रू हो जाएंगे ज्योग्राफी में ही। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। चलिए, तो बायो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत इसका ज़्यादा रहता है सिलेबस बायो का। क्वेश्चन इस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर भी आया है, 3 या 4 क्वेश्चन आया लास्ट ईयर। देखो, तो जो बायो है, जीव विज्ञान में पहला देखो, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, बताओ, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, देखो, बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान, इसके 2 ब्रांच हैं। ठीक है ना, एक जिसमें हम पादप यानी कि प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स, और एक है जिसमें हम जीव के बारे में पढ़ते हैं, जंतु के बारे में, सॉरी जंतु, एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में। ठीक है ना, तो यदि हमसे पूछा जाए प्लांट, प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट, ये इंग्लिश में पूछा गया है, उसको हम बॉटनी बोलते हैं। बॉटनी, इसका कोई पादप विज्ञान कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको कहते हैं पादप पादप विज्ञान, लेकिन आपसे इंग्लिश में पूछा गया है कि स्टडी ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड, सॉरी प्लांट इज कॉल्ड। एनिमल के स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। जू जू मीन्स होता है एनिमल्स, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं जंतु विज्ञान। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं पादप विज्ञान, और बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के जो फादर हैं, जनक माना जाता है, वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु, वही अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे। ठीक है ना, बॉटनी के फादर, ठीक है, थियोफेरस्टस को माना जाता है। थियोफेरस्टस, थियोफेरस्टस, और जूलॉजी के जो फादर हैं, जनक हैं, वो अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु, अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटोटल कहते हैं, एरिस्टोटल। ठीक है ना, अब इस पे कोई किसी को कुछ पूछना है क्या? देखिए, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो पहला हम मानव शरीर, हेडिंग आप डाल सकते हैं, मानव शरीर और क्रिया विज्ञान, क्रिया विज्ञान, विज्ञान।
इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की स्पेलिंग पूछ सकता है, ठीक है ना, जैसे साइकोलॉजी की पूछी हुई है, फी फी जी एस आई जी ओ, फिजियो, और फिर लॉजी एल ओ जी वाई, लॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। देखो, तो अब ये हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। हिंदी में न्यूट्रिशन को कहते हैं हम लोग पोषण, पोषण। तो जो भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, उसमें एक तत्व होता है ना, डिफरेंट तत्व होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। और हिंदी में इसी न्यूट्रिएंट को हम कहते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो पोषक तत्व पे हम लोग पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो पोषक तत्व जो डिफरेंट हम लोग यूज करते हैं अपने भोजन में, तो वो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो जो हमारे भोजन में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हिंदी में आप कहते हो, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं शर्करा या शक्कर, शर्करा और ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। सेकंड, दूसरा जो हमें इसमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बाद, वो प्रोटीन, प्रोटीन। तो हिंदी में भी इसको प्रोटीन ही बोलते हैं, प्रोटीन। थर्ड हमें पढ़ना है फैट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में वसा। फोर्थ हमें पढ़ना है इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेन तो क्वेश्चन इन्हीं से आता है, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ जो पोषक तत्व है दूसरे, उन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रफेज, वैसे वो पोषक तत्व नहीं है, रफेज मतलब रेशा, ठीक है। तो ये ऐसे चीजें हैं जो हमें ज्यादा चाहिए होता है खाने में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमारी बॉडी में ज्यादा होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो, सॉरी, मैक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स, बड़े पोषक तत्व जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, इजी है। अब हम लोग देखते हैं माइक्रो में हमें क्या क्या चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो कम चाहिए, मैक्रो हमें जो है वो मोर देन 100 मिलीग्राम चाहिए, मोर देन 100 मिलीग्राम चाहिए होता है, ठीक है, सॉरी 100 कह रहा हूं, 10 मिलीग्राम। और जो मैक्रो, माइक्रो है, जो बॉडी के लिए हमें उतना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेस देन 1 मिलीग्राम तक होता है वो, है ना, ये हमें कितना चाहिए, लेस देन 1 मिलीग्राम। और ये चाहिए हमें इक्वल टू और ग्रेटर देन, मतलब लेस देन इक्वल टू लिखो, लेस देन इक्वल टू 10 मिलीग्राम, मतलब 10 मिलीग्राम तक चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो बीमारी हो सकती है बहुत सी, देखेंगे कौन कौन सी हो सकती है, क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर। तो इसमें हमें हमारे पास है विटामिन, विटामिन, विटामिन को हिंदी में भी विटामिन ही बोलते हैं, ठीक है। सॉल्ट, मिनरल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग खनिज लवण, ठीक है। तो ये पोषक तत्व के ऊपर हमें पढ़ना क्या क्या है कि ये कहां से मिलता है, पूछा गया है एग्जाम में, किसका क्या वर्क है, और इनकी इनसे होने वाली कौन कौन सी बीमारी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। चलिए, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये मतलब 10 ग्राम और 1 ग्राम डेली बेसिस पे है, ठीक है ना। देखो, अब इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट्स।
इसको हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में भी हम कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स देखो इसको क्यों कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही हमसे पूछ सकता है। तो इसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, सॉरी कार्बन पहले बोलो, कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इसीलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका कार्बोहाइड्रेट बोलने का कारण है क्योंकि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये तो हर कोई जानता है, तो एग्जाम में आप पूछता भी नहीं है। आपसे पूछता क्या है फिर, पूछ लेगा कि बताओ कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में होते हैं। तो ये 1:2:1 में होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इससे, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य एक जनरल फॉर्मूला होता है कि ये हम पहचान सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, वो देखो क्या होता है फॉर्मूला, CnH2ON। मतलब आपको एग्जाम में हो सकता है ऐसे दे दे कि बताओ क्या C8H12O9 ये कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो यदि इस फॉर्मूले पे ये बैठ जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो N जो है, यदि आप हम यहां से 6 ले लोगे, जो सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, 6 ले लो, N को 6 रख लो, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 यहां भी 6 रखोगे N की जगह, तो ये इस 2 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन 6, तो इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो सिंपलेस्ट, बहुत सरल कार्बोहाइड्रेट है। हमें यदि बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी होती है, हम डायरेक्ट ग्लूकोज पी लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो ब्लड में बहुत फास्ट वो विलय हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा और हमें एनर्जी देगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे यदि आपसे कोई भी पूछ ले कि बताओ C12H22O12 क्या ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो आप देख लो इस फॉर्मूले में रख के, यदि बैठ जाए, ये होता है आपका N, यदि ये बैठ जाए तो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं तो नहीं है। तीसरे बात पे और इसके, अब कार्बोहाइड्रेट जो है इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है हमारे बॉडी में, फंक्शन, कार्य। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी, ये एनर्जी गिविंग फूड है। जब भी हमें एनर्जी चाहिए होगा तो हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है। अच्छा, आजकल क्या है कि भाई आप यदि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, पहले कार्बोहाइड्रेट लोग बहुत खाते थे, ठीक है ना, चावल खाते थे, जौ, बाजरा, या फिर रोटी, मान लो 10-10, 15-15 रोटी खाते थे, आज नहीं खा सकते, क्यों, क्योंकि यदि आपके बॉडी में उतना ऊर्जा जा रहा है तो आपको उतना उतना वर्क भी तो हो आपके लिए, नहीं तो यही ऊर्जा क्या होता है, यही कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, यदि आप जितना यूज कर रहे हो उससे ज्यादा ले रहे हो तो आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड में जब हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज चला जाता है तो उसी प्रक्रिया को, उसी बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज, है ना, मधुमेह, जब ग्लूकोज में ब्लड में मिल जाए। तो ब्लड में ग्लूकोज ना मिले इसके लिए हमारा बॉडी क्या करता है, ठीक है, वो सब हम अभी आगे पढ़ेंगे जब ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे। तो फिर डायबिटीज के बारे में और भी चीजें पूछ सकता है हमसे, वो सब सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसको हम थोड़ा टाइम बिंग उसको अभी होल्ड करते हैं। तो इसका काम, मेन काम है ऊर्जा देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट को, यदि आपने ज्यादा ले लिया कार्बोहाइड्रेट, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो किस रूप में संचय करता है, जो स्टोर करेगा वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, वो ब्लड में मिल जाएगा, नहीं तो हमारा बॉडी स्टोर कर लेता है। कैसे स्टोर करता है, देखो सुनो, तो आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे, कार्बोहाइड्रेट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा, हमारा जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया, पित्त की थैली, उससे एक एंजाइम निकलता है, इंसुलिन, ठीक है, नॉट एंजाइम, इट्स अ हार्मोन, हार्मोन निकलता है इंसुलिन। आपने सुना होगा डायबिटीज वाले इंसुलिन का टीका लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, इंसुलिन, और ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन। तो हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, यदि आपके बॉडी में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चला गया तो उसको ग्लाइकोजन में बना देता है और बॉडी में स्टोर कर देता है। ठीक है ना। कौन करता है ये काम? इंसुलिन। इंसुलिन कहां से निकलता है? पैनक्रियाज से। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब जिनको डायबिटीज होता है उनको प्रॉब्लम क्या होती है? उनका लीवर का प्रॉब्लम होता है, पैनक्रिया का प्रॉब्लम होता है, तो उनका इंसुलिन ही निकलना बंद हो जाता है बॉडी में, बहुत कम निकलता है। तो उनका क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। यदि ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट सीधा किसमें मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा। ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना पूरे बॉडी में। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल मिल गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम हो जाएगा। अब यदि ऑक्सीजन आपको डिफरेंट जगह कम जाएगा, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा, तो आपको क्या होगी? आलस दिखेगा, लेजीनेस दिखेगा, नींद आएगी। खाने के बाद ये होता है। और यदि ये ज्यादा बढ़ जाएगा ब्लड में तो वो चला जाएगा किडनी में। किडनी उसको निकालने की कोशिश करेगा तो किडनी को डैमेज कर देगा वो। तो आप देखेंगे जिसको भी डायबिटीज होता है उसके खून में पहले तो ज्यादा वो मिलता है हमें, क्या कहते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है ना। जैसे जनरल ह्यूमन बीइंग में यदि आप स्वस्थ हैं तो कहते हैं 90, 98, 90 से 100 तक रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल है। ठीक है। खाने के बाद 110, 112, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको डायबिटीज है, आप प्री डायबिटिक हैं। अच्छा, तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है। ऑक्सीजन में आपका बॉडी आपका ग्लूकोज ले जा रहा है तो डिफरेंट जगह ऑक्सीजन की कमी होगी और ये धीरे धीरे ये प्रोसेस यदि बढ़ता चला गया तो वो क्या करेगा? ब्लड हमारा क्या करेगा? वो सोचेगा कि यार इसको कहीं तो जमा करो, इसको हटाओ, तो वो जमा कर देगा ब्रेन में, तो वो ट्यूमर बन जाएगा। यदि उसको किडनी में जमा कर दिया तो स्टोन बन जाएगा। तो सारा कार्बोहाइड्रेट का खेल है, चाहे कैंसर हो, चाहे स्टोन हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमकाना हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, सब ग्लूकोज की प्रॉब्लम है कि बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और ब्लड से वो निकालने की कोशिश करता है। अब मान लो ब्रेन में ज्यादा जा रहा है तो ब्रेन में वो डिपॉजिट कर देगा, उसको जमा करेगा और वो फॉर्म कर देगा ब्रेन ट्यूमर। अच्छा, यदि किडनी के थ्रू निकलने लग गया, है ना, जैसे किडनी में गया, पहले ब्लड साफ होने के लिए तो किडनी में जाता है, या और किडनी में जब जाएगा तो वो छानने में, किडनी वहां पे छानता है ब्लड को, तो वो चलाएगा आपके टॉयलेट में, और टॉयलेट के थ्रू जब निकलता है तो वो उसको कहते हैं हाई लेवल, बहुत ज्यादा इसको डायबिटीज हो गया तो उसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, बहुत खतरनाक, वो डेडली है, उस केस में डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के हाथ पांव ये सब फूलने लग जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में जमा होने लग जाता है। ठीक है। तो ये रहा ग्लूकोज का सारा प्रक्रिया। अच्छा, अब मान लो कि कोई आदमी बहुत दिन से फास्ट में है, ठीक है ना, उसको एनर्जी तो चाहिए, तो आपका बॉडी क्या देखेगा? यार ये फास्ट में है, ग्लूकोज ब्लड में कमी हो रहा है, तो क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को, जो आपका ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर है ना आपका ग्लूकोज, उसको जो है ना ये फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। कैसे? तो उसके लिए भी इसको एक हार्मोन चाहिए, तो उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा? इसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और फिर ग्लूकोज आपके ब्लड में मिल जाएगा, फिर से आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो जो लोग फास्ट वगैरह करते हैं, जैसे जो डायबिटीज वाले होते हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं ज्यादा भूखा मत रहना, नहीं तो ब्लड आपका ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो वो भूखा रहेगा ना, ब्लड बढ़ेगा, पहले तो ऑब्वियसली उसके बॉडी को क्या लगेगा कि यार ग्लूकोज बढ़ना चाहिए, तो पहले बढ़ेगा क्योंकि ये सारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, फिर धीरे धीरे जब ये भी खत्म हो जाएगा तब वो पतला होना शुरू होगा। यही चीज होता है जब आप कभी किसी प्रॉब्लम में आ जाते हो, इमरजेंसी में आ जाते हो, तो आपका बॉडी ज्यादा से ज्यादा ग्लूकागॉन, जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि आपको ज्यादा एनर्जी मिले। तो टेंशन में, इन सब चीजों में इसीलिए ग्लूकोज लेवल बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका बॉडी उससे डील करना चाहता है। ठीक है। तो उस हार्मोन, जो जो हार्मोन ये सब सारा करवाता है ना इमरजेंसी में, उसको कहता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। वो पूछा गया एग्जाम में कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्या होता है, मारो और भागो, इमरजेंसी में कौन सा हार्मोन काम आता है? करेंगे अभी जैसे जैसे बॉडी पार्ट में चलेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट था जो आ सकता है एग्जाम में। चलिए, अब इसके बाद इसमें, हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि जो सबसे सरल ग्लूकोज है, सरल सॉरी कार्बोहाइड्रेट, उनके बारे में कभी कभी पूछ सकता है कि बताओ ये कहां से मिलता है, वो कहां से मिलता है। कार्ब, ठीक है, ये कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट है, फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो है ये हमें फ्रूट से मिलता है, फल से मिलता है, फल में फ्रुक्टोज मिलता है, ठीक है। फल में जो फ्रुक्टोज होता है ये बॉडी हमारे ब्लड में धीरे धीरे मिलता है। तो जो भी कोई डायबिटीज पेशेंट होगा वो फल खा सकता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर मना कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो मैक्सिमम डॉक्टर्स अब ऐसे हो गए ना कि वो उन्होंने कुछ पढ़ा और उसके बाद वही चीज क्या कहते हैं अपने पेशेंट को पेले जा रहे हैं। उनको नया रिसर्च कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तो वो फल भी खाने को मना कर देते हैं उनको। जबकि फल में नाइट्रिक एसिड भी होता है, वो आपके वेन को साफ करता है, ठीक है। तो डॉक्टर भी आजकल खतरनाक हो गए हैं, सब नहीं मैक्सिमम। लेकिन फ्रुक्टोस, ग्लैक्टोस आ जाओ, देखो ग्लैक्टोस, ग्लैक्टोस जो है हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी, डेयरी उत्पाद। डेयरी से आप क्या क्या खरीद के लाते हो, दूध, दही, छाछ, क्या कहते हैं, चीज, पनीर, सब में ग्लैक्टोज होता है। थर्ड, उसके बाद आ जाओ लैक्टोज। तो लैक्टोज मिल्क में होता है, मिल्क में ग्लैक्टोज भी होता है लेकिन लैक्टोज ज्यादा होता है। मिल्क तो वैसे कंप्लीट फूड माना जाता है, उसमें तो हर कुछ होता है। मिल्क, दूध, लैक्टोज। फोर्थ, देखो एक होता है माल्टोज। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन देखो, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मैं भूल गया एक चीज बताना। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा बॉडी किस फॉर्म में हमारे बॉडी में संचय करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स भी तो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से। तो कार्बोहाइड्रेट प्लांट अपने बॉडी में किस फॉर्म में डिपॉजिट करता है। उसका भी तो ऐसा हो सकता है भाई ज्यादा हो गया तो डिपॉजिट कर लेगा कि बाद में काम आएगा इमरजेंसी में। तो प्लांट्स में, पौधे, तो प्लांट्स में ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। स्टार्च, वो स्टार्च के फॉर्म में उसको संचय करके रखते हैं, स्टार्च, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ नेक्स्ट है माल्टोज, माल्टोस, माल्टोस। देखो माल्टोस जो होता है ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और ये हमें मिलता किससे है, तो मोटे अनाज, मोटे अनाज से। तो क्या क्या हो सकता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जो भी हम लोग खाते हैं उन सब में होता है ये। पोटैटो में हमें मिलता है ये, पोटैटो, पोटैटोज, ठीक है ना। आलू, पोटैटोज मीन्स आलू। और कहाँ मिलता है ये हमें, हमें ये मिलता है चीज में, ये हमें मिलता है जो हम लोग पास्ता वास्ता, इन सब मोटे अनाज से बचा हुआ कोई भी चीज है तो उनमें हमें माल्टोज मिलता है। एक चीज देखो, एक क्वेश्चन पूछता है हमारे हमारे पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व उपचयन होना शुरू होता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे कि कौन सा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में सबसे पहले डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। देखो, तो हम लोग जो भी कोई हमारे भोजन में स्टार्च होगा, स्टार्च मतलब प्लांट से फूड से जो अभी आपके बॉडी में खाते हो, प्लांट फूड मतलब पत्ते, हरी पत्ती, उनमें स्टार्च होता है, स्टार्च। तो स्टार्च सबसे पहले हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू होता है, उपचयन होना शुरू होता है। कैसे, तो हमारा जो माउथ है, तो माउथ में कुछ ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब ग्लैंड, ग्रंथि। तो उसमें ग्रंथि है जिसका नाम है सलाइवरी ग्रंथि या लार ग्रंथि, जिसको कहते हैं लार ग्रंथि। इंग्लिश में कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड,
तो इनसे ना एक एंजाइम निकलता है। एंजाइम, एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम वो होता है जो बड़े पोषक तत्वों को छोटे पोषक तत्वों में तोड़ देता है। तो कौन सा एंजाइम निकलता है? तो एंजाइम निकलता है इसमें से अमाइलेज। अमाइलेज, इंग्लिश में अमाइलेज ही कहते हैं ऐसे। और ये स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोस में। माल्टोस में, माल्टोस माल्टोस जो भी लिखा जाए, तो माल्टोस में ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे बॉडी में सबसे पहले क्या डाइजेस्ट होना शुरू होता है और कहां। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में स्टार्च जो है उपचयन डाइजेस्ट होना शुरू होता है, और माउथ में, मुंह में ही सबसे पहले डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है हमारा पोषक तत्व। और कौन करता है? सलाइवरी ग्रैंड, लार ग्रंथि। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आइए। तो ये माल्टोज हो गया। इसके बाद आपसे पूछ सकता है सुक्रोज, फिफ्थ सुक्रोज। सुक्रोज या सुक्रोज कह दे या जा लगा दे, सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है यह हमें मिलता है गन्ने से, शुगर केन से, गन्ने से। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हनी में, जो हनी होता है ना, मधु, उसमें भी हमें सुक्रोज मिलता है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम्स में आते हैं, ये जो हमने दूध देखा ना अभी, लैक्टोज, तो जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसे हम फीटस कहते हैं। जब वो जन्म लेता है, तो जब वो जन्म लेता है तो माँ उसे दूध पिलाती है। तो मां का जो दूध होता है, उस दूध में कौन सा पोषक तत्व होता है जिसके वजह से वो गाढ़ा होता है और क्या कहते हैं, येलो कलर के, हल्के येलो कलर का होता है। ठीक है। तो वो होता है कोलेस्ट्रोम, कोलेस्ट्रोम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। ठीक है। ये कोलेस्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है, एंटी बॉडी, प्रतिरक्षक तत्व, प्रतिरक्षक तत्व, जो बच्चे को इम्यूनिटी देता है, डिफरेंट बीमारी से बच्चे को बचाता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मां के दूध में एक गाढ़ापन होता है और हल्के येलो कलर का होता है, किस पोषक तत्व के वजह से? तो कोलेस्ट्रम के वजह से। ठीक है। अब यहां से किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब हेडिंग दो, प्रोटीन। प्रोटीन, देखिए, तो प्रोटीन में, प्रोटीन का क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले तो ये किससे बना होता है? तो यह अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड। हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, अमीनो, अमीनो एसिड। ठीक है ना। या हिंदी में एसिड को अम्ल भी कहते हैं, तो अमीनो अम्ल भी लिखा सकता है। ठीक है। तो अमीनो एसिड से जो है प्रोटीन हमारा बनता है। दूसरी बात, प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा एक एक एलिमेंट है जो जरूरत होता है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता, नाइट्रोजन। और हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रोटीन जो है ये हमारे मसल्स को बनाता है। ठीक है ना। तो मसल्स, प्रोटीन का मैं यहां लिख रहा हूं कार्य, कार्य, फंक्शन, फंक्शन। तो क्या क्या बनाता है ये? हमारा मसल्स बनाता है, मसल्स। मसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं?
मसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मांसपेशी। ठीक है, मांसपेशी। तो उसका निर्माण करता है। तो बॉडी में कोई टूट फूट ये सब का कार्य का काम प्रोटीन का होता है। इसके बाद प्रोटीन का और क्या काम होता है? तो जितने भी बॉडी में एंजाइम है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, एंजाइम, जिसमें हमने एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज देखा, हमने हार्मोन देखा दो, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो जितने भी एंजाइम्स हैं ये सब प्रोटीन से बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे बॉडी में जो भी प्रतिरक्षक तत्व है, जिसको आप सरल भाषा में हम कहते हैं एंटीबॉडी, ये ज्यादा याद रखना इजी है, एंटीबॉडी। तो वो एंटीबॉडी प्रतिरक्षक तत्व भी प्रोटीन ही बनाता है। क्लियर? इसके बाद आ जाओ, और क्या काम है इसका? और ये हमें एनर्जी भी देता है, थोड़ी बहुत एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी। लेकिन मेन काम है इसका मसल्स, एंजाइम एंड एंटीबॉडी का। अभी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपसे कि हमारा बॉडी किससे बना होता है? हम लोग का जो बॉडी है वो किससे बना होता है? सेल से, सेल, कोशिका। तो सेल में प्रोटीन कहां से बनता है? हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है हमारे सेल्स में। भगवान ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे के बना के भेजा है कि आप भोजन खाओ, आपकी बॉडी में सब कुछ बनता रहेगा। लेकिन अब आप जिम जा रहे हो तो आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, तो ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो उतना तो बॉडी बना नहीं पाएगा, तो आप बाहर से प्रोटीन लेते हो, है ना। बट एक्सेसिव प्रोटीन भी हार्मफुल होता है न। एक लैंसेट ना बहुत बड़ा मैगजीन है, जनरल है, बेस्ड ऑन मेडिसिन। तो उसमें आया था कि ज्यादा प्रोटीन जो हम एक्सेस लेते हैं ना, वो क्या करता है हमारे बॉडी में, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो आपका हार्ट फेल्योर करवा सकता है, और हार्ट अटैक वगैरह जो है वो ज़्यादा प्रोटीन लेने से ही होता है। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, ये एक और काम करता है प्रोटीन ज़्यादा आप लोग, अच्छा हाँ, ये ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपका सेल भी बढ़ेगा। भाई मसल्स बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेंगे, तभी तो मसल्स बढ़ेगा। तो एक्सेसिव मस्कुलर ग्रोथ जो है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? कैंसर। तो कार्सिनोजेनिक होता है ये। इंग्लिश में ना एक बार पूछा है, इंग्लिश में पूछा है कार्सिनोजेनिक का मीनिंग क्या होता है? कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मीनिंग होता है जो कैंसर, कैंसर का ग्रोथ करवाए, उसे हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। ठीक है ना। तो सेल कोशिका में कहां पे, अच्छा पूछा तो सेल कोशिका में प्रोटीन कहां पे बनता है? तो हमारा जो कोशिका है उसके अंदर एक अंगक है, कोशिका अंगक, सेल ऑर्गेनल, उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम। तो वही प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि सेल में प्रोटीन का जो फैक्ट्री है वो क्या है? राइबोसोम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, यहां से एक एक चीज मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हम सबके बॉडी में ना एक डीएनए होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो हमारा जो डीएनए है उसी से हमारा आरएनए बनता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म ये सब लिखवा दूंगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट वर्क होता है, हमारा हमारा पूरा बॉडी एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे बाल सफ़ेद होगा, फिर एक टाइम में कोई बीमारी हो जाएगी, ये सारा डीएनए कंट्रोल करता है। ठीक है ना। डीएनए में कोड होते हैं, उन कोड के अकॉर्डिंग वो लाइफ टाइम वर्क करता रहता है और हमारा बॉडी उसी हिसाब से चलता रहता है। उस कोड में कहीं भी जो है ना, कहीं लिख दिया हुआ है ऊपर वाले ने कि भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको कैंसर होगा, तो होगा ही होगा। अब आप कुछ भी कर लो नहीं बच सकते, कुछ भी कर लो नहीं बच सकते, कोई मेडिकल साइंस आपको नहीं बचा सकता डीएनए ने यदि उस कोड को डिकोड कर दिया तो इसीलिए डीएनए हमारे बॉडी को कहा जाता है कि हमारा बॉडी ने एक टाइम बॉम्ब है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत दारू पी रहा है तो उसको ही मतलब कि कोई डिजीज होगा जल्दी मर जाएगा। कोई कभी भी जा सकता है यदि डीएनए में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, तो उससे जो है डीएनए आपका सुधरता है। खैर, तो डीएनए आरएनए को ना एक मैसेज देता है
कि भैया ये वाला प्रोटीन बनाइए, तो मैसेज किसको देगा? डीएनए आरएनए को, आरएनए राइबोसोम को, राइबोसोम, डीएनए, और ये आरएनए, और ये राइबोसोम, राइबोसोम। तो हमारा डीएनए जिस तरह का मैसेज देगा आरएनए को, हमारा फैक्ट्री उसी तरह का प्रोटीन बनाएगा। और 64 टाइप के प्रोटीन होते हैं, उसमें कोई हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और कोई फायदेमंद भी होते हैं। सपोज करो इसने कैंसरस प्रोटीन बना दिया तो कैंसर हो जाएगा। सपोज करो इसने ओवर ग्रोथ का प्रोटीन बना दिया तो जिग्नेटिज्म हो जाएगा, मतलब कि खली बन जाओगे, 7 फीट 8 फीट का हो जाएगा, वो भी बीमारी है ना। कम दे दिया तो नाटापन आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोटीन सब कुछ डीएनए हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अच्छा, इस डीएनए से आरएनए जो बनता है ना, ये प्रोसेस पूछा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो इसको कहते क्या है? तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए क्या बनवाता है? प्रोटीन बनवाता है। क्या बनवाता है? प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन बनवाता है, प्रोटीन। तो आरएनए फिर जो मैसेज देता है प्रोटीन बनाने के लिए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये यदि पूछे तो आप जो है ना यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं यदि कुछ भी इस तरह का पूछते हैं तो। अब डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, वो हम लोग जब अनुवांशिकता पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि डीएनए की खोज किसने की, आरएनए की खोज किसने की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अभी किसी को कोई डाउट तो बोल दो, पूछ लो। तो हमने अभी तक कर लिया क्या? हमने अभी कर लिया प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन की कमी से ना एक डिजीज होता है, यदि आपकी बॉडी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डिजीज, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्वासियोरकर, उसको हम कहते हैं क्वासियोरकर, क्वासी और कर, क्वासियोरकर, इंग्लिश में क्वासियोरकर, क्वासी और कर। इंग्लिश का में इसका वो भी पूछा जा सकता है स्पेलिंग, क्योंकि थोड़ा टफ स्पेलिंग है। के फिर वासी और के ओ आर कर, वासी और कर। तो ये ना प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी से, ठीक है ना। लैक ऑफ, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी मीन्स कमी। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमें ये डिजीज क्वासियोरकर हो जाता है। जिस बच्चे को क्वासियोरकर होगा तो क्या होगा कि उसके मसल्स ग्रोथ नहीं होंगे ढंग से, पेट फूला हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह की पहचान होती है। तो खैर वो नहीं पूछता, मेनली पूछता है कि किससे होता है ये। और ऐसी एक डिजीज है जिसका नाम है मरासमस, मरासमस, मरासमस। तो जो मरासमस है, ठीक है, ये किसके वजह से कमी से होता है? तो ये होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। मतलब ये प्रोटीन और एनर्जी, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होता है। तो ऐसे बच्चे बहुत लीन एंड थिन हो जाते हैं, हड्डी सा दिखता रहता है, तो उसको हम कहते हैं मरासमस हो गया। तो ये प्रोटीन ऊर्जा मतलब प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इसकी कमी से होता है, जबकि क्वासियोरकर ओनली प्रोटीन की कमी से होता है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो ये यदि क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं प्रोटीन के बाद। प्रोटीन के बाद आ जाइए वसा, फैट, वसा।
देखिए, तो जो प्रोटीन वसा है, इसका मुख्य जो है कार्य है हमारे बॉडी में, ये हमें टेम्परेचर से बचाता है। ठीक है ना? जैसे ज़्यादा गर्मी से बचाएगा, ज़्यादा ठंड से बचाएगा। तो फैट जो है ठंड या गर्मी से हमें बचाता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने में सहायक होता है। ठीक है? फैट डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं मिलता। फैट हमारा, देखो जैसे हमारा वेन होता है, हमारा जिसमें हमारा ब्लड जाता है, तो वैसे ही एक हमारा वेन के साथ साथ एक दूसरा सिस्टम है बॉडी में, उसे कहते हैं लैक्टियल्स, है ना? तो वो क्या करता है, वो वसा को अपने अंदर ले लेता है और हमारे बॉडी में जमा करता रहता है। तो क्वेश्चन यहां से क्या आता है, वसा हमारे बॉडी में कहां पे डिपोजिट होता है, कहां पे संचय होता है? तो वो होता है संचय एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज उत्तक टिश्यू को उत्तक बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारा, वो फैट को हमारे बॉडी में स्टोर कर लेता है। समझ गए? अच्छा, फैट का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी प्रदान करना। तो भाई एनर्जी तो ग्लूकोज प्रदान करता था, तो फैट कहां, फैट कैसे? और फैट ग्लूकोज से ज्यादा ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है किससे ज्यादा? मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट देता है ना हमें, तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा फैट देता है। ऑयल वगैरह जो हम खाते हैं, मीट खाते हैं, उनमें फैट होता है, तो वो ज्यादा ऊर्जा देता है। क्यों? देखो, एक्चुअली ये फैट जो है ना, एक रासायनिक समीकरण होता है, केमिकल रिएक्शन होगा, और ये फिर फाइनली जो है कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमें एनर्जी देता है। अब सोचो, एक बात सोचो, देखो, सोचो एक किसान है, अब उसका काम चलेगा जब वो 50 रोटी खाएगा ना, तभी वो दिन में जाके पूरा काम कर पाएगा खेत में, 50 रोटी खाने पे। तो 50 रोटी का एनर्जी इसको 1-2 चम्मच घी दे देगा। तो इसीलिए पहले जमाने के लोग घी खाते थे कि यार कम में घी पी के चले जाओ, जितना काम है कर लो, जहां भी जाना है चलो घी पी लो, चलो 20 किलोमीटर चल लेंगे। लेकिन आज यदि हम लोग घी पी लेंगे, घी खाएंगे, तो हम उतना काम तो करते नहीं है। ठीक है? उतना तो जितना आपने 3-4 रोटी खाया वो करवा देगा आपसे, तो वो घी हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है ना? ब्लड में डिपॉजिट होने लग जाता है, और उसी को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है? तो ये ऊर्जा देता है। अच्छा, अब देखो, जो फैट है, वसा है, ये 2 तरह का होता है वसा। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वसा, एक को कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है ना? एक सेकंड, हाँ, तो कहा था मैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त। क्या कहते हैं? संतृप्त वसा। और अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त वसा। अब इसका देखो क्या है, देखो जो संतृप्त वसा है, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, खतरनाक है। ठीक है? ये हमारे लिए क्या है? डेंजरस है, हार्मफुल है। यदि हमने संतृप्त वसा खाया तो हमें बीमार कर सकता है, हमारी जान ले सकता है। तो संतृप्त वसा होता क्या है? तो जितना भी जंतु, जिन जंतु वसा जो होता है, जंतु वसा, एनिमल फैट, एनिमल फैट, वो सब हमारे लिए हार्मफुल है, एनिमल फैट। ठीक है ना? क्योंकि एनिमल फैट जो होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है? या फिर एनिमल से बना हुआ कोई भी चीज, एनिमल प्रोडक्ट यदि हम कुछ भी खाते हैं, तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट इजिली नहीं होता, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त फैट, और यही कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है? और इसमें इसका ना एक वो है, एक रिसर्च है कि जिस जंतु के, जैसे मान लो किसी को जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ठीक है, तो जिस जंतु के, जिस एनिमल के जितने ज्यादा पैर होंगे, उसमें उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जिस जंतु में
जितने ज्यादा पैर होंगे उसमें उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल टिश्यू में ही बनता है, मतलब एनिमल्स ही, जंतु में ही बनता है। तो यदि किसी को डायबिटीज है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जंतु या जंतु से निकला हुआ सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो घी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो आपका मीट मांस हो, कुछ भी हो। अच्छा, अब अनसैचुरेटेड में आ जाओ। तो अनसैचुरेटेड जो असंतृप्त वसा, ये पादप कोशिका में बनता है, पादप कोशिका, है ना, एनिमल टिश्यू में बनता है। तो ये हमें सॉरी सॉरी पौधे में, पौधों की कोशिकाओं में बनता है। तो हम जो भी तेल हमें मिलता है किससे, वनस्पति से, वनस्पति ऑयल, वनस्पति ऑयल जो हमें मिलता है किससे, प्लांट से, प्लांट ऑयल, वो हमारे लिए बॉडी के लिए ठीक होता है क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। आपने पहले, हाइड्रोजिनेशन का प्रक्रिया में बताता हूं आपको, 2 मिनट। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वनस्पति ऑयल, वनस्पति ऑयल, ठीक है, तो पहले इसी को हाइड्रोजिनेशन, एक प्रक्रिया होता है, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें क्या करते हैं, वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग डालडा कहते हैं, डालडा। या इस तरह का अभी भी मिलता, पहले तो डालडा लोग खाते थे, उनको लगता था, जिन जो ऑयल खाते थे उनको लगता था, जो डालडा खाते थे उनको लगता था कि यार मैं तो समाज में काफी, अरे यार डालडा का खाना खा रहा है, वाह। ठीक है, तो हमारे दादाजी हम लोग को ले जाते थे मेले में, तो वहाँ पे वो मेले वाला कहता था, दादाजी को पहचानता था उस टाइम, तो वो ऐसे कहता था कि अरे रुक जाइए ठाकुर साहब, इनको, इन लोगों को ना, आपको हम लोग ना अभी, ये तो तेल वाला बन रहा है, आपको ना अभी डालडा वाला खिलाएंगे मजेदार। ठीक है, उसको अच्छा माना जाता था, जबकि वो डालडा बेकार होता था, लोगों को ये पता नहीं था। गांव वगैरह में तो बहुत डालडा लोग यूज करते थे। ठीक है, तो डालडा जो है वो एक क्या है, संतृप्त वसा है, संतृप्त वसा, और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि ये हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, और अब नहीं हम लोग डालडा यूज करते हैं। लेकिन अभी भी जो ये टिक्की विक्की ये सब बेचते रहते हैं रेडी वगैरह पे, उनका ऑयल देखोगे वो जमा जमा सा ऑयल होता है, वो पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल। तो पाम ऑयल तो वनस्पति है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पाम ऑयल को फैक्ट्री में ले जाके क्या करते हैं, उसका हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, और वो फिर असंतृप्त वसा से संतृप्त वसा में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ये करते ही क्यों है चेंज, संतृप्त वसा को असंतृप्त, डालडा क्यों बना दिया, पाम ऑयल से उसका घी क्यों बना दिया जो मार्केट में मिलता है, जो, तो ये सब ना टेस्ट को इनहेंस कर देता है, बस जीव के लिए बहुत अच्छा होता है, टेस्टफुल होता है, तो लोगों को वो खाने में मजा आता है, लेकिन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब इसमें कोई, किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। अब आ जाओ आप, विटामिन, विटामिन। अच्छा एक बात और, वसा में एक चीज मैं बताना भूल गया, फैट में, फैट हमारे बॉडी के लिए, अब ऐसा नहीं है कि फैट बिल्कुल ही नहीं खाएंगे आप। ठीक है, यदि फैट कोई बिल्कुल ही नहीं खाएगा तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि फैट हमारे, जो एलडीएल फैट होता है, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे जो कोकोनट ऑयल होता है, ये सब होता है, ये हमारे लिए बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर मस्टर्ड ऑयल भी अपने लिए अच्छा है। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं कि ज़्यादा आप पी रहे हो एकदम सब्जी में, खाली मस्टर्ड ऑयल ही डाल दिया। ठीक है, तो वसा भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वसा ही हमारे बॉडी का कोशिका बनाता है, हमारा कोशिका, हमारा टिश्यू, ये सब वसा से ही बनता है। ब्लड, यदि इसकी कमी होगी तो ये सब चीज़ें बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि जो जिम वगैरह जाते हैं तो उनका ट्रेनर क्या देता है कि भाई देखो तेल बंद कर दो बिल्कुल भी। अब वो बंदा लग जाता है उबला हुआ खाना खाने के लिए, और उबला हुआ खाना में भी क्या करता है, जैसे हाई प्रोटीनियस जो फैट होते हैं, वो चीजें होती हैं, उनको वो उबाल उबाल के खाता है, ब्रोकली को उबाल उबाल के खाता है। फिर आपका जो है
विटामिन या इन सब का ना बहुत ज़्यादा टैबलेट लेता है, अब क्या होगा कि फैट की कमी है, तो ना विटामिन वो बॉडी में घुलेगा, और फैट लिया नहीं थोड़ा बहुत भी, तो क्या होगा, सेल बनना बंद हो जाएगा। ऐसे में हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फैट बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बैड फैट नहीं, अच्छा वाला फैट। ठीक है, बिल्कुल भी फैट आप बंद नहीं कर सकते, तो भी हार्मफुल है। नेक्स्ट, इसलिए भी देखा होगा ज्यादातर लोगों को जो वो आ रहा है हार्ट अटैक, वो जिम में ही आ रहा है ना। तो विटामिन जो है, ये देखिए, हमें 1 मिलीग्राम से कम चाहिए होता है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। तो विटामिन अब इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक विटामिन होता है जो वसा में घुलता है, वसा में घुलनशील, घुलनशील मतलब यदि आप वसा नहीं ले रहे हैं तो ये विटामिन आपकी बॉडी में घुलेगा ही नहीं, और घुलेगा नहीं तो बॉडी में दर्द करेगा, सर दर्द करेगा, हेडेक कॉज करेगा। ठीक है, तो फैट सॉल्यूबल, इंग्लिश में कहते हैं फैट सॉल्यूबल। इसलिए डॉक्टर हमें कुछ कुछ विटामिन जो है ना, कहता है दूध में डाल के पीने के लिए, या फिर आप अब जानता है डॉक्टर को ये पहले से पढ़ाया हुआ रहता है कि यार दूध पता नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, तो डॉक्टर में कहता है खाना खाने के बाद खाना, खाना खाने के बाद खाना, क्योंकि तेल वेल तो होगा ही खाना में। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर मेडिसिन हमें कहा जाता है खाना खाने के बाद खाने के लिए। खैर, तो वसा में घुलनशील होगा फैट, वो कौन सा होगा, तो एडेक, एडेक कॉजेज हेडेक, ऐसे याद रह जाएगा आपको, एडेक, एडेक कॉजेज हेडेक, कॉजेज हेडेक, मतलब ये विटामिन ऐसे हैं जो फैट में घुलेगा, और यदि आपकी बॉडी में ये नहीं घुला तो हेडेक कॉज करेगा। कौन कौन सा, ए, भैया पूछा हुआ है, पूछेगा नहीं, पूछा हुआ है। ठीक है, ये पूछा हुआ है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा वसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील है। पूछेगा नहीं, पूछा हुआ है। ठीक है, मैं तो बहुत कुछ को हटा के चल रहा हूं, आप ये मत समझो जीके, जीके इतना नहीं है, आसमान से लेके पताल तक सब जीके है, कहां से क्या आ जाए, जिस तरह से क्वेश्चन बन रहा है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ के चलना पड़ेगा। कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से क्या ये होता भी है, पूछा जाता है, ये भी ये भी करेंगे सब अभी, पूछा है। करेंगे अभी ये करेंगे हम लोग अभी, लेकिन पहले पढ़ तो ले, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया उसने कि बताओ इसमें से कौन सा वसा, कौन सा विटामिन है जो जो जल में नहीं घुलता, तो आपको पता तो होना चाहिए। चलिए, तो वाटर सॉल्यूबल, अब जल सॉल्यूबल कौन कौन सा होगा, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। ठीक है, देखिए, तो जल में घुलनशील जो होगा वो एडीई को, के ई और के को छोड़ के, एडेक जो लिखा हुआ है मैंने, इसको छोड़ के यदि कोई भी है तो वो जल में घुलनशील है, जैसे विटामिन बी, B12, विटामिन सी, विटामिन विटामिन ए बी सी डी ई के हो गया ये, B12, B6, ठीक है ना, निकोटीन अमाइन, ये सब, मतलब आप इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अब बस ये देख लेना एडीई के नहीं होना चाहिए, तो वो जल में घुल जाएगा। अब इनसे होने वाले डिजीज, इनसे होने वाले डिजीज क्या है वो पढ़ना है हमें। चलिए, तो उनसे आने वाले डिजीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विटामिन ए, विटामिन ए, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम भी पूछा हुआ है, इसको कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए हमें किससे मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में नहीं दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, अब आ जाओ, विटामिन ए हो गया, डी पे आ जाओ, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का जो है साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल,
अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ये ऐसा आया था कि कैल्सीफेरोल की कमी से क्या होता है। अब आपको पता ही नहीं होगा विटामिन डी है तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो सॉरी, कोलेसिफेरोल, कोलेसिफेरॉल। नहीं, पूरा नाम कैल्सीफेरोल ही याद रखो यार, कैल्सीफेरोल, मेनली यही लिखा आता है। या कोलैको कैल्सीफेरोल, कुछ भी लिखा आ जाए, कैल्सीफेरोल दिख जाए ना आपको लास्ट में तो समझना विटामिन डी की बात कर रहा है। कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो है हमें धूप से मिलता है, ये इस बात पे सब अग्री हैं क्या? सर जी सर। ये गलत है। आपने जब भी जहां से भी ये पढ़ा है ये गलत है, विटामिन डी हमें धूप से नहीं मिलता। आप कहोगे सर ये तो बचपन से हम पढ़ते हैं, आप कह रहे हो गलत है। ठीक है, तो अब देखिए सुनिए, एक्चुअली डॉक्टर हमें कहता है कि यार विटामिन डी यदि आप धूप में जाके लो, ये एक्चुअली स्टेटमेंट ना गलत है, ये स्टेटमेंट शुरू से गलत चलता आया है। विटामिन डी तो धूप में तो ना न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व। विटामिन डी तो आपके भोजन में ही होगा, ठीक है ना, लेकिन उस भोजन से आपके ब्लड में ये अवशोषित हो जाए उसके लिए धूप की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि धूप में रोज 40 या 45 मिनट बैठना चाहिए। अब खाना खुद खुद खा रहे हो बहुत सारा, विटामिन डी की कमी अभी बहुत लोगों में है, ये पता नहीं चलता है, लोग प्रोटीन के पीछे भाग रहे हैं आजकल। तो सर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सब विटामिन डी के वजह से कमी से होता है। तो धूप में बैठने से ये हमारे कोशिकाओं में अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है। धूप में कोई विटामिन नहीं होता, बस एब्जॉर्ब करने में हम जो है वो हेल्प करता है। इसलिए विटामिन डी के लिए हमें धूप में बैठना चाहिए, ठीक है ना। धूप में बैठने से क्यों होता है सर? बाकी विटामिन क्यों नहीं होता, इसके लिए क्यों धूप चाहिए? विटामिन डी को सुनो, जब रिएक्शन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, तो विटामिन धूप में ही नहीं, इनफैक्ट आप जो है ना यदि ओढ़ ओढ़ के कंबल सो जाओगे तो भी हो जाएगा, हीट होना चाहिए बॉडी। एक्चुअली क्या होता है, देखो अब केमिकल रिएक्शन की बात है, इसमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। सुनो, जब भी हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बॉन्ड एनर्जी आपको तभी मिलेगा जब ज्यादा आप में आपको धूप मिले या गर्मी मिले, ठीक है ना। एक्चुअली सूरज में जो फोटोन होता है वो बॉडी में घुस जाता है इजिली, ठीक है ना, एब्जॉर्ब हो जाता है इजिली। तो वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, विटामिन डी के पार्टिकल्स को, और वो फिर प्रोडक्ट बना देगा। तो हमारे बॉडी हमारा सेल जो है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा। बाकी विटामिन को इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है एब्जॉर्ब होने के लिए, लेकिन विटामिन डी को बहुत जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन के लोचे हैं, ठीक है। तो धूप में कुछ नहीं होता, धूप बस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बाकी विटामिन को भी हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है कि जिनको भी विटामिन पे रखा जाता है पेशेंट्स को, उनको धूप में बैठना चाहिए। ये नहीं कि बस डी के लिए, एडी के लिए भी होना चाहिए, लेकिन वो थोड़े से धूप से भी काम चल जाता है, लेकिन डी को ज्यादा चाहिए। ये बात क्लियर हुआ? अब विटामिन डी का टैबलेट खाते जाओ, धूप में मत बैठो, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऐसा चलिए, बोला जाता है कि सुबह के दूध में विटामिन डी होता है, तो क्या ये भी गलत है? हाँ बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल भी गलत तो गलत वैसे भी स्टेटमेंट है मतलब ये, ठीक है। आप किसी जानकार से पूछना, देखो सुबह के धूप में जो है ना, अब सुनो, जिसके भी घर में वो है सोलर सिस्टम, तो सुबह के धूप में सोलर सिस्टम ज्यादा एनर्जी देता है। आपने कभी गौर किया है यदि किसी के घर में होगा तो? क्योंकि सुबह का जो धूप होता है ना, उसके जो रेज होते हैं उनमें इंफ्रारेड या अल्ट्रासोनिक वेव, जो अल्ट्रा वेव जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए आपको वो क्या होगा, ज्यादा आपकी बॉडी में लाभदायक होगा। और जैसे जैसे धूप बढ़ने लग जाता है तो धूप की इंटेंसिटी बढ़ती है, वो क्वालिटी ऑफ जो धूप जो है ना बना होता है फोटोन से, तो क्वालिटी ऑफ फोटोन इंप्रूव नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव नहीं होती है, उसका इंटेंसिटी इंप्रूव होता है। तो आपको चाहिए अच्छे फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, वो मिलता है सुबह में। ये बात क्लियर हुआ? अब आप कहोगे सर सुबह में ही क्यों मिलता है वो फ्रीक्वेंसी? क्योंकि सुबह में हमसे सन जब हमसे दूर होता है तो वही फ्रीक्वेंसी हम तक आ पाता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, बाकी सब हट जाता है। इसीलिए सुबह सुबह जो है
हमारा आसमान हमें रेड दिखता है, क्योंकि वो सब सारा जो है हमारे तक जो फ्रीक्वेंसी आता है वो रेड, लाल कलर वाला, तो इसलिए हमें लाल दिखता है और वही हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए आप कई बार देखे होंगे योगा सेंटर, इन सब सेंटर में लाल कलर के बल्ब में जो है ना योगा करवाते हैं, ये भी एक रीजन है उसका। तो सुबह सुबह ऐसा नहीं है, ये सब स्टेटमेंट ना गलत जो बोले जा रहे हैं ना, इसके वजह से हमें गलत हमारा कंसेप्शन बन गया है। सुबह सुबह एनर्जेटिक होता है, फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। ठीक है, आप जो है ना देख सकते हो, आपका सोलर सिस्टम यदि आपने घर में लगाया होगा तो सुबह सुबह जो है ना वो ज़्यादा वो करता है। ये जो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पता होगा, उसने पढ़ा होगा ये उसमें आपका मॉडर्न फिजिक्स में। चलिए, और किसी का कोई कुछ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी होता है, ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है? ऑयली फिश में, ऑयली फिश। तो डॉक्टर जो हमें दवाई देता है विटामिन डी का, देखना वो उसमें ना मछली की बदबू आती है। ठीक है, बाकी ये लिवर, एग, इन सब में भी बहुत ज्यादा होता है, याकृत, एग, इन सब में होता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी होने से क्या हो जाता है? रिकेट हो जाता है, रिकेट, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? पैर जो है ना बच्चों के मुड़ जाते हैं, हड्डी मुड़ जाती है, चेस्ट जो है ना वो बाहर की तरफ वो हो जाता है, आ जाता है, मतलब हड्डियां। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विटामिन डी की कमी। दर्द करेगा पैर में, यदि बच्चा आपका जो है ना जब बड़ा होता रहता है तो देखना कंप्लेन करता है, 2 साल का बच्चा, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, विटामिन डी की कमी है उसको। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा ये लो विटामिन डी की टैबलेट बच्चे को पिलाओ, और आप बच्चे को टैबलेट तो पिला रहे हो, धूप में ले ही नहीं जा रहे, तो फिर वो वर्क नहीं करता उतना। खैर, तो विटामिन डी हो गया। अब विटामिन ई पे आओ। विटामिन ई जो है इसको हम कहते हैं टेकोफेरोल, टेकोफेरोल, फेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ई हमें कहां मिलता है? तो हरी सब्जियों में मिलता है। ठीक है, विटामिन ई हरी सब्जियों में मिलता है, लेकिन ज्यादा ये सोयाबीन में होता है, सोयाबीन या नट्स, जो हम नट्स खाते हैं, जैसे बादाम, अपने पिस्ता, काजू, इन सब में ये ज्यादा मिलता है। ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से जो है स्किन प्रॉब्लम होता है, त्वचा रोग। ठीक है, विटामिन ई की कमी से त्वचा रोग होता है, और इसकी कमी से आपका एनीमिया भी हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लड की कमी। एनीमिया पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, व्हाट इज एनीमिया, जीके में पूछा हुआ है। एनीमिया, ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया, एनीमिया ये होता है ब्लड की कमी होना, या लॉस ऑफ ब्लड होना, लॉस ऑफ ब्लड। जिनके बॉडी में ब्लड बनना धीरे धीरे कम हो जाता है उसी को हम कहते हैं एनीमिया, एनीमेटिक है, आरबीसी कम है, बॉडी में ब्लड कम है। ठीक है, तो स्किन डिजीज होता है। अब यहां से एक बार सीपीओ में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एलडीसी में तो नहीं पूछा है, सीपीओ में आपने देखा होगा कि जो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों के पास कभी कभी क्या होता है, वो स्किन निकलने लग जाता है और आप उसको मुंह से नोचते रहते हैं, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। क्लियर? अब आ जाइए विटामिन के। विटामिन के देखो, तो विटामिन के जो है इसका जो है साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन विटामिन के से क्वेश्चन बहुत आता है। ये ब्लड को, रक्त को जमाने में हेल्पफुल होता है, रक्त को जमाता है, रक्त को जमाने में। जैसे आप इसे इसमें कहते हैं ब्लड क्लॉट, क्लॉट करने में काम आता है। जैसे कहीं पे हमारा टिश्यू रप्चर हो गया, चोट लग गया तो खून बहता है, तो क्या होता है, ये वहां पे प्लेटलेट्स आ जाता है, प्लेटलेट करता है ना, वो भी क्लॉट करने का काम करता है, और वहां से निकलता है विटामिन के। और विटामिन के क्या करता है, इस तरह से फाइबर बना देता है, इस तरह से नेट बना देता है, जाल, और फिर वो ब्लड को नहीं निकलने देता है। उस केस में निकलता क्या है,
तो येलो येलो कलर का, व्हाइट येलो कलर का कुछ पदार्थ निकलता है, येलो कलर का पदार्थ निकलता है, वो प्लाज्मा होता है, ब्लड का प्लाज्मा, प्लाज्मा, वो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा जो निकलता रहता है, और बाकी सब रुक जाता है। क्लियर? तो रक्त के जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, बाकी विटामिन ई, विटामिन के सबसे ज्यादा जो है ना पोर्क में मिलता है, पोर्क। चलिए, तो ये पूछेगा नहीं आपसे, विटामिन के जनरली यही पूछता है कि विटामिन के का क्या काम होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में ये काम आता है। यदि किसी में विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा उसका। अच्छा, इसका एक डिजीज भी है जो एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है। ठीक है, एक डिजीज होता है जिसमें ब्लड हमारा बॉडी में जमता, चोट लगने के बाद निकलता ही रहता है, जमता ही नहीं है, क्लॉट ही नहीं करता उस, और वो होता है अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक, अनुवांशिक कहते हैं हिंदी में, अनुवांशिक बीमारी। उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड एक बार निकलने लग गया तो निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, जमेगा ही नहीं, है ना। तो इसका क्या, हाँ मैं आ रहा हूं उस पर। तो हीमोफीलिया जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। अब इसमें एक इसका ना एक ना बड़ा टिपिकल सा पिक्यूलियर एग्जाम्पल है, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के फैमिली को ये है, क्वीन एलिजाबेथ जो है उसकी पूरी फैमिली को हीमोफीलिया है। ठीक है, तो इसमें एक किंग था, किंग जॉर्ज फिफ्थ, जिसको पंचम भी कहते हैं, उसके साथ भी यही हुआ था कि उसका ब्लड बहता ही रह गया था और डेथ हो गई थी। ठीक है ना, किंग जॉर्ज का। जॉर्ज पंचम वही ना जिसके आने दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था 1900 इसमें, और भारत कलकत्ता को शिफ्ट करके दिल्ली को बना दिया गया था राजधानी। खैर, डिफरेंट विटामिन का डिजीज। अब कुछ विटामिन के डिजीज और हैं जो हमें करने हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम एक बेरी बेरी जो है ना, बेरी बेरी डिजीज के बारे में नाम आया हुआ है, बेरी बेरी। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1। तो आपको विटामिन B1 देगा ही नहीं, आपको ऑप्शन में देगा थाइमाइन, 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 थाइमाइन। ठीक है, विटामिन B1 कहते हैं। इसके बाद एक दूसरा है आपका चलिए, तो नेक्स्ट आइए, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है विटामिन B6, विटामिन B6। ठीक है, इसको हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। उतना इंपॉर्टेंट नाम इसका नहीं है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से जो होता है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये अनेमिया होता है इसकी कमी से, अनेमिया, अनेमिया, रक्त की कमी, रक्त की कमी। कभी कभी हिंदी में अनीमिया भी लिखा हुआ आ जाता है, अनीमिया। नेक्स्ट इसके बाद अपने एग्जाम में आता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड या अम्ल। ठीक है, इसको विटामिन B9 कहते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन B9। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में जो है दिया जाता है ब्लड को बनाए रखने के लिए, ब्लड रक्त के सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, हमारा रक्त कहाँ पे बनता है,
जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, डॉक्टर उसको फॉलिक एसिड देता है और एक विटामिन B12 देता है, वो भी एग्जाम में आ जाता है। उसे हम कहते हैं साइनोकोबालामाइन, कोबाल अमाइन, कोबाल अमाइन। हाँ, तो हमारा ब्लड, हमारे जो लॉन्ग बोन्स हैं, हड्डी बोन्स, उनमें बनता है, हड्डी में। ठीक है, उन उन हड्डी के अंदर क्या होता है, उन हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो, उसमें बनता है एक्चुअली, बोन मैरो। ठीक है ना, हड्डी के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है वो रक्त बनाता है। ठीक है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ये, छोटे बच्चों में ये उनके स्प्लीन में बनता है, स्प्लीन और लिवर में। चलिए हाँ सर बोलिए। नेक्स्ट, आ जाइए आप। तो विटामिन B12 मैंने आपको बता दिया, बी, कोबालामाइन, फॉलिक एसिड सारा बता दिया। अब एक आ जाओ विटामिन C। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, स्किन डिजीज है स्कर्वी, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो विटामिन D की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी की स्पेलिंग जो है ना, स्कॉर्बी, बिक एसिड बोलते हैं इसको। विटामिन C का नाम भी पूछा है, स्कर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिजीज था, यदि आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, अब हम लोग डिजीज के बाद आ जाते हैं कि हमारा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है, अंग है, तो उसका क्या काम है। जैसे अमाशय का क्या काम है, हमारे इंटेस्टाइन का क्या काम है, यकृत का क्या काम है, लीवर का क्या, फिर हार्ट का क्या रोल है। तो ये बॉडी, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ से एकदम 2-2 3-3 लाइन की इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, पिछली बार हार्ट के ऊपर आ गया था कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन के। आज अब आगे पूछ ले कि बताओ फिश के कितने होते हैं, क्रोकोडाइल के कितने होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो सारा हम लोग अभी करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, 15 मिनट का, 15 मिनट्स, उसके बाद